नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान इंडिया न्यूज पर आपका जोरदार तरीके से स्वागत करता हूं। देखिए, होता क्या है आपके साथ, अक्सर जब आप घर लौटकर आते हैं थके हारे नौकरी से और जानना चाहते हैं कि भाई देश दुनिया में क्या हुआ, टीवी ऑन करते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, तो कई दफा आप खुद को एक बहुत अजीब सी स्थिति में पाते हैं ना। होता क्या है, होता यह है कि एक ही खबर को कई तरह से आपके सामने रखा जाता है, परोसा जाता है, मिर्च मसाला डाल करके इंग्रेडिएंट्स तैयार किए जाते हैं, उनके अलग अलग मायने आपको बताए जाते हैं, व्याख्याएं की जाती हैं। इसका कारण जानते हैं? इसका कारण सिर्फ यह है कि वहां खबर की जगह एजेंडा काम कर रहा होता है, और जहां एजेंडा होगा वहां समझौता होता ही है, तय मान लीजिए। ऐसे में आपके हक के, समाज के सरोकार के और देश के हित के मामलों से आंखें मूंद ली जाती हैं ऐसे, और हम बस यही नहीं होने देंगे। इसीलिए आज से इंडिया न्यूज पर मैं अनुराग मुस्कान आपके लिए लेकर आया हूं न्यूज का वो शो जो खबरों का पूरा सच आपके सामने वैसे रखेगा जैसे कि वो है। जिन कारणों के चलते जरूरी बातों से आंखें मूंद ली जाती हैं, उन बातों पर हम आपको जगा कर रखेंगे, जहनी तौर पर भी, दिमागी तौर पर भी। आपकी अपनी मेहनत से जो जमा है वो सोते हुए चोरी हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन साहब खुली आंखों से आपके हक पर धावा बोला जाए, आपको जो बातें पता होनी चाहिए वो छिपाई जाएं, फिर आवाज उठाना तो बनता है। आपकी खातिर हमारी वही आवाज है, जागते रहो। तो चलिए आज से हम दोनों मतलब मैं और आप, इस बुलेटिन के जरिए एक रिश्ता जोड़ते हैं और वादा करते हैं कि खुली आंखों से नींद भरने वालों की हम नींद हराम करके रख देंगे, और एजेंडे की आड़ में जो छिपाया जाता है उसको बेनकाब कर देंगे। तो आइए मेरे साथ चलिए सिलसिले की शुरुआत करते हैं और जानते हैं जागते रहो में आज क्या है खास। जागते रहो में आज आपको बताएंगे पाकिस्तान है कि मानता नहीं, सरहद पर बार बार लगातार ठोके जाने के बाद भी पाकिस्तान की ये जो सीरत है ना, ये बदलती नहीं, लेकिन हिंदुस्तान को जवाब देना आता है, घर में घुसकर मारना आता है, सरहद या शहर आतंक पर कहर। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, ये खबर तो आपको सब बता चुके हैं, तो इंतजार कीजिए, हम बताएंगे इस खबर के पीछे की खबर। ये पहली खबर। दूसरी खबर, बड़ी खबर यूपी में सियासत की है। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, अरदास से लेकर के वो पीड़ितों से मिल रही हैं, लेकिन क्यों मिल रही हैं, क्या है, क्या खबर यही है? नहीं, खबर का इंतजार कीजिए, हम आ गए हैं, खबर भी आएगी, बताएंगे आपको। तीसरी खबर, तीसरी बड़ी खबर क्या है? महबूबा मुफ्ती के वो बोल जिसे सियासी चश्मा लगाकर बोला गया। वैसे बिना इस चश्मे के वो कुछ बोलती नहीं। महबूबा की जहरीली पॉलिटिक्स क्या है, खबर सिर्फ उनका बयान नहीं है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम बताएंगे आपको कि खबर क्या है। अब से लेकर के जागते रहो खत्म होने तक हमारे इस स्पेशल शो में जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है। चलिए खबरों का सिलसिला वादे के मुताबिक शुरू करते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां दिल्ली में आज स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के आतंकी मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार किया। यह पाकिस्तानी आतंकी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में पिछले 15 सालों से फर्जी पहचान पर रह रहा था। इसके पास से जानते हैं क्या क्या मिला है। AK-47 राइफल, 60 राउंड कारतूस, एक हैंड ग्रेनेड जब्त किया गया। जम्मू में सुरक्षा बलों ने 2 अक्टूबर को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार गिराने के मामले में ओवरग्राउंड वर्कर इमरान अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया है। आतंकी इमरान की गिरफ्तारी अनंतनाग से हुई है। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI
इन दोनों के इशारे पर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं। लेकिन अब हमारी सरकार और सेना ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की ठान ली है। घाटी से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादियों पर आखिरी वार शुरू किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 5 जवानों की शहादत के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर आखिरी हमला शुरू कर दिया है, बल्कि यूं कहूं कि हमले शुरू कर दिए हैं। कल से लेकर के अब तक सुरक्षा बलों ने घाटी में अलग अलग मुठभेड़ में 8 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आप ये 3 खिड़कियों में खबरें देख रहे हैं। दिल्ली में पाक का आतंकी गिरफ्तार, जम्मू में लश्कर का आतंकी गिरफ्तार और आतंक पर आखिरी वार। सबसे पहली बात हमने दिल्ली की थी। दिल्ली में पुलिस के हाथ बहुत बड़ी सफलता लगी है। तकरीबन 15 सालों से दिल्ली में रह रहे स्लीपर सेल के सरगना, उनको मॉनिटर करने का काम करने वाले पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। आपको दिखाते हैं इसकी बड़ी बातें। देखिए, ये आतंकी जो गिरफ्तार हुआ है लक्ष्मी नगर से, यह आतंकी पकड़ा गया है। मोहम्मद अशरफ इसका नाम है और ये इसका चेहरा भी आप साथ ही देख रहे हैं। मौलाना पीर बनकर ये दिल्ली में रहा करता था। पाकिस्तान का रहने वाला है ये संदिग्ध आतंकी। 10 सालों से भारत में ये रह रहा था। 10 सालों से बांग्लादेश के रास्ते ये भारत में आया था। अशरफ बांग्लादेश के रास्ते भारत आया था और यहां पर नापाक मंसूबे लेकर के आया था। अशरफ ने यहां भारतीय महिला से शादी की। जी हां, इस आतंकी के पास से कई फर्जी आईडीज मिले हैं, कई फर्जी आईडीज बरामद हुए हैं इस आतंकी के पास से। बिहार के पहचान पत्र इसके पास मिले हैं। इसने बिहार से पहचान पत्र बनवाए। अहमद नूरी ये इसका ही एक नाम है, फर्जी नाम, इसका भी इस्तेमाल इसने किया। अहमद नूरी का नाम भी इसने इस्तेमाल किया। ये आपको बता दें कि 10 सालों से नापाक मंसूबे पाले यहां रह रहा था। इसके अलावा भारतीय पासपोर्ट से ये आतंकी थाईलैंड, सऊदी अरब की यात्रा भी कर चुका है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इसे बाकायदा ट्रेंड किया है। नसीर नाम के पाक हैंडलर ने इस आतंकी अशरफ को हिंदुस्तान भेजा था और नसीर ने भारत में हमले के इसे निर्देश दिए थे। ये हवाला के जरिए पैसे मंगवाता था और स्लीपर सेल को मॉनिटर करने का ये काम किया करता था। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसके पास से क्या क्या मिला है कि 47 इसके पास से मिली है, ग्रेनेड मिला है, पिस्टल और कई कारतूस इसके पास से मिले हैं। ये नापाक मंसूबे लेकर के 10 साल से यहां रह रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के DCP प्रमोद कुशवाहा ने संदिग्ध की गिरफ्तारी को लेकर के क्या कहा, यहां आपको यह सुनवा देते हैं। नेशनल को कल स्पेशल सेल की एक टीम ने अरेस्ट किया है। इस टीम को सुपरवाइज ललित नेगी और हृदय भूषण ACPs कर रहे थे। ये पाकिस्तानी नेशनल पिछले 1 डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा था और इंडियन आइडेंटिटी एक्वायर की हुई थी। इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स 2 और कार्ट्रिजेस और 1 ग्रेनेड रिकवर किया गया है। इससे इनिशियल जो पूछताछ है उससे पता चला है कि ये पिछले कई सालों से इंडिया में रह रहा था और सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। इसने इनिशियल पूछताछ में ये भी बताया है कि पास्ट में भी ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। उनको वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं इन्वॉल्वमेंट्स का। और अभी फिलहाल में इसका इरादा जो उसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी, बट ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए थे। इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान ISI कर रही थी और ये पाकिस्तान ISI ने इसको ट्रेन करके, जैसे मैंने कहा कि 1 डिकेड पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था। इसकी जो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स है उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और इसके बाकी एसोसिएट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं।
खबर की शुरुआत करने से पहले 3 खिड़कियों में 3 खबर दिखाई थी। पहली खबर विस्तार से बता दी, अब बारी दूसरी खबर की। पिछले महीने सीमा पार से घुसपैठ कर रहे 19 साल के एक पाकिस्तानी आतंकवादी अली बाबर को पुलिस ने जिंदा पकड़ा था। अली बाबर ने पूछताछ में कबूल किया था कि वो पाकिस्तान से भारत हथियार सप्लाई करने के लिए आया था। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। बाबर को पुलिस ने जिंदा पकड़ा था। पाकिस्तान से वो भारत हथियार की सप्लाई करने आया था। पाकिस्तान बार बार घुसपैठ की घटनाओं से इनकार करता रहा है, लेकिन उसी के आतंकी घुसपैठ करते हुए पकड़े जाते हैं और खुद पाकिस्तान की पोल खोल देते हैं। मुंबई हमले में पकड़े गए कसाब को भूल सकते हैं क्या? नहीं भूल सकते, याद रहेगा वो हमेशा। पाकिस्तान कसाब को अपना नागरिक मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन खुद कसाब ने पाकिस्तान की पोल खोल करके रख दी थी। तो वो घर में कोई कमाने वाला नहीं था, तो रहते मैं उसके समय करना शुरू किया। तो मैं सब कुछ करा गया फैक्ट्री में अपना लगा पे, तो उधर एक आस नाम लड़का था जिसके साथ मैं कॉन्टैक्ट बात की थी। तो उसको देखा आपने, पाकिस्तान की पोल उसी के आतंकवादी खोल देते हैं। जम्मू कश्मीर, जी हां, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों से मुठभेड़ में कल से लेकर आज तक कुल 8 आतंकी मारे जा चुके हैं। सुरक्षा बल घाटी में लगातार आतंकवादियों पर दबिश दे रहा है। पुंछ में कल आतंकवादियों के हमले में एक जेओसी समेत 5 जवान भी शहीद हुए, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बल आतंकवादियों पर मौत बनकर टूटे हैं। अनंतनाग बांदीपुरा में कल हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, जबकि आज शोपियां में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर हुए हैं। ये सारे आतंकी लश्कर तैयबा और द रेजिस्टेड फ्रंट से जुड़े हुए थे। देखिए, अब आपको बता दें कि कश्मीर में आतंकवादियों के सफाए में किस तरीके से सुरक्षा बल लगे हुए हैं। कल से अब तक मुठभेड़ में हमने आपको बताया कितने आतंकी मारे गए, 8 आतंकी ढेर हुए। शोपियां में आज मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। जी हां, पीरीपोरा में आज 2 आतंकी मारे गए। शोपियां में इमाम साहिब में आज सुबह कितने आतंकी मारे गए? 3 आतंकी मारे गए। कल बांदीपोरा में और अनंतनाग में एनकाउंटर हुआ, 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। सभी आतंकी लश्कर और द रेजिस्टेड फ्रंट से जुड़े हुए थे। आतंकियों से हथियार बरामद हुए, गोला बारूद बरामद हुए। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, और जो मैं बता रहा हूं आप यहां देख सकते हैं, कल पुंछ में मुठभेड़ हुई, जेसीओ जवान समेत 5 जवान शहीद हुए। ये आतंकवादियों के लगातार मंसूबे नाकामयाब करने के लिए हमारे सुरक्षा बलों की मुहिम है। अब हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अजय जांडियाल जुड़ रहे हैं। अजय जांडियाल हमारे साथ यहां जुड़ चुके हैं। अजय जांडियाल, जागते रहो के इस पहले एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुबारकबाद कि आप पहले संवाददाता हैं जो लाइव इस बुलेटिन में जागते रहो में जनता की मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि 8 आतंकी मारे गए, कुछ जवान भी शहीद हुए। छोड़ेंगे तो हम नहीं, ये बात पक्की है, लेकिन किस तरीके से अब सेना अपने मूवमेंट को आगे बढ़ा रही है, सुरक्षा बल अब अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं? देखिए अनुराग, शुक्रिया। और आपको बता दूं कि अगर बात करें जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात की, जिस दिन जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, उसी दिन ठान लिया गया था, प्रधानमंत्री ने मीटिंग की थी और ठान लिया गया था कि किसी भी तरीके से आतंक शुरू हुई, जिसमें 200 के करीब जो है 200 से ज्यादा ऑर्गन वर्कर है, उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ जारी है। ISIS और TRF का जो मॉड्यूल है, उनके आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। 8 आतंकियों को पिछले 2 दिनों में मार गिराया गया है। और आपको बता दूं कि अगले 24 घंटों में लगभग 3 से 4 आतंकी और हैं जिनका सफाया होने वाला है, और ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं, क्योंकि बात अब आ गई है
कि जिस तरीके से पाकिस्तान इस गंदी हरकत में लगा हुआ है, इसको पाकिस्तान को जवाब भी उसी तरीके से दिया जाएगा। हमारी जो सूत्रों के मुताबिक, खुफिया सूत्रों से बातचीत हुई है, सुरक्षा बलों के आला अधिकारियों से बातचीत हुई है, उनके मुताबिक बड़े साफ निर्देश सरकार की तरफ से मिले हैं। बख्शा किसी को नहीं जाएगा। जिसने भी बंदूक उठाई है या जो भी बंदूक के साय में जो है लोगों को डराने और उनको दहशत को फैलाने की कोशिश करता है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि बड़े लेवल पर जो है धरपकड़ हुई है और जो भी लोग आतंकियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में खून खराबे को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को खासतौर पे अगले कुछ दिनों में एक बड़ी कार्रवाई के तहत जो है उनको जो है नहीं बख्शा जाएगा और उनको गिरफ्तारियां भी होंगी और कई आतंकी मारे जाएंगे। आज जम्मू में भी एक आतंकी जो है कोटाऊ लश्कर का गिरफ्तार किया है इसी मुहिम के तहत। अजय, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास और कुछ एक सवाल और लूंगा मैं आपसे, लेकिन उससे पहले यहां पर एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं आतंकियों के गढ़ के बारे में। देखिए, अगर ये मैप घूमकर खुलता है और कश्मीर के आपको दर्शन कराता है तो यहां नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर दो हिस्से आपके सामने खुलते हैं। नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर, यहां ये दो हिस्सों में हमने इसलिए बांटा क्योंकि हम आपको ये बताएंगे कि यहां पर आतंकियों के किस कदर गढ़ बने हुए हैं। अब एक और प्लेट आएगी आपके सामने। ये तो आपने कश्मीर देखा, नॉर्थ कश्मीर यहां हुआ, साउथ कश्मीर यहां हुआ। इसके अलावा अब इसको और एलैबोरेट करके मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से नॉर्थ कश्मीर में कहां कहां आतंकियों के ठिकाने हैं। ये देखिए, साउथ कश्मीर सबसे पहले, साउथ कश्मीर में पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग, कुलगाम, ये 4 ठिकाने आतंकियों के, जिनको आतंकियों ने अपना गढ़ बनाया, वो धमाके करते हैं। यहां आप देख सकते हैं, हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से यहां पर कुलगाम में धमाका हुआ। या आप यहां देख सकते हैं कि आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की यहां पर कोशिश की, लेकिन उस कोशिश को लगातार उन्हें ढेर करके नाकाम किया जा रहा है। अब यहां पर साउथ कश्मीर आपने देखा, अब यहां दूसरी ग्राफिक प्लेट आएगी और जिस तरीके से हमने बात की थी कि हम आपको दूसरा ठिकाना बताएंगे, वो दूसरा गढ़ बताएंगे। शोपियां में आतंकियों का जो गढ़ है वो यहां से ऑपरेट करते हैं। आप इसका नाम यहां पढ़ सकते हैं, हैफ शरीमल। यहां से आतंकी ऑपरेट करते हैं। ये पूरा उनका इलाका है। ये जो आप देख रहे हैं लाल घेरा बड़ा होता जा रहा है। इसी तरह से आतंकी अपने घेरे को बड़ा करने की नापाक कोशिश, नाकाम कोशिश करते हैं। अब अजय जांडियाल, सवाल ये उठता है कि आतंकी लगातार अपने पैर तो पसार रहे हैं, लेकिन लगातार उनके पैर काटने, उनके सिर धड़ से अलग करने की मुहिम भी जोर पकड़ती जा रही है। तो यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि लगातार हमारी सेना ने आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को बेनकाब ही नहीं किया है, बल्कि उन्हें निस्तनाबूद भी किया है और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में कार्रवाइयां हुई हैं, या इससे पहले भी अगर आप देखें तो अगर पिछले साल या उससे पिछले साल के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाइयों को देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरीके से आतंक का सफाया हो रहा है। आतंकियों ने, और खासतौर पर पाकिस्तान की जो नई साजिश है उसका एक प्लान ये है कि अब पाकिस्तान से घुसपैठ हो नहीं पा रही। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पास हथियारों की कमी है। टेरर फंडिंग को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ऐसे में जो उनके पास बचता है वो है ओवरग्राउंड वर्कर, यानी कि उनका जो आतंक का नेटवर्क जिसके जरिए हथियारों, पैसों और ड्रग्स की स्मगलिंग पाकिस्तान करवाकर यहाँ पर पैसों की उगाई करता था, उसका इस्तेमाल कर रहा। इसी वजह से अब आम लोगों में छुपे हुए ओवरग्राउंड वर्कर के इस्तेमाल से अब आतंकियों जो घटनाओं को अंजाम देने के प्रयास हो रहे हैं। मगर आपको बताऊं कि इसी पर बड़ी चोट जो है इस वक्त NIA और अन्य सुरक्षा बलों के लोग जो है वो कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सीधी हरी झंडी मिली है कि अब हर किसी गांव, हर किसी मोहल्ले में, खासतौर पर साउथ कश्मीर के इलाके में छुपे हुए लोगों को ढूंढ निकालना है और चाहे वो किसी भी तंजीम के साथ जुड़े हों, किसी भी तरह की हरकत, आतंकी हरकत के साथ जुड़े हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और आपको बताऊं कि ताजा अभी मैं सूचना सुन रहा हूं जो मुझे अभी बिल्कुल अजय जांडियाल, बख्शा नहीं जाएगा और इसके अलावा यह सिलसिला बहुत ज्यादा चलेगा भी नहीं। आतंकियों के नापाक मंसूबों को इस कदर नाकाम किया जाएगा कि फिर आतंकी वारदात होना बंद भी हो जाएंगी। अब सेना ने इस मुहिम को रंग देना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर के ये खबर आपने देखी, खबर अभी और भी है और खबर के पीछे की खबर भी अभी बाकी है आपके सामने। यहां एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको कुछ और खबरें और उनके पीछे की छिपी खबर बताएंगे। आप बस जागते रहो।
जागते रहो क्योंकि खबर अभी बाकी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हमारे जवानों की शहादत हो जाती है, उनके हौसले बुलंद होते हैं, वतन पर मर मिटना उनका मकसद होता है। लेकिन अब सरकार ने ठान लिया है कि सरहद हो या शहर हो, आतंक पर अब टूटेगा कहर। लेकिन क्या करें? ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि क्या करें? इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में महबूबा मुफ्ती जैसे नेता भी तो हैं। तो क्या करें जिनके लिए फार्मासिस्ट मक्खनलाल बिंद्रू, टीचर सत्येंद्र कौर, दीपक चंद्र या फिर पानी पूरी बेचने वाले बिहारी युवक वीरेंद्र पासवान की जिंदगी से ज्यादा अपनी राजनीति जरूरी है, अपनी राजनीति प्यारी है। कभी कभी लगता है कि महबूबा मुफ्ती को जहरीली पॉलिटिक्स से मोहब्बत हो गई है। जी हां, अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती का आपको एक बयान सुना देते हैं, जिसके बाद मेरी बात पर आपको भी यकीन हो जाएगा। हमारे कश्मीरी पंडित भाई और हमारी एक सरदार बच्ची मारी गई। मुझे ये लग रहा था कि चूंकि ये फेलियर है सरकार का, इसलिए अपने फेलियर को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो जरूर जम्मू कश्मीर में दोबारा जुल्म सितम का जो है एक और दोबारा आगाज करेंगे, जिसमें पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। सैकड़ों की तादाद में लोगों को बंद किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है और कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं जानना चाहती हूँ उन लोगों के नाम जिनको उन्होंने अरेस्ट किया है, वो कहाँ के हैं, उनका कसूर क्या है, उनके खिलाफ सबूत क्या है। अगर वो इसी तरह से इन लोगों को पकड़ते रहेंगे तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि इसके नताइज बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे और शायद उसका जो खमियाजा है हम सबको भुगतना पड़ेगा। महबूबा की धमकी। दरअसल महबूबा मुफ्ती जो हैं वो किसी भी हाल में मुसलमानों का समर्थन पाना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी राजनीति का आधार यही है। लेकिन महबूबा अक्सर ये भूल जाती हैं कि वो भारत की रहने वाली हैं, पाकिस्तान की नहीं। लेकिन महबूबा के दिल से पाकिस्तान का जो प्रेम है ना, पाकिस्तान के लिए जो मोहब्बत है, वो कम होने का नाम नहीं लेती। महबूबा ने फिर जम्मू कश्मीर मसले पर पाकिस्तान से बातचीत की, पैरवी की। उस पाकिस्तान से जो घाटी में आतंकवादी हमले कराता है तो अंजाम घाटी के मुसलमान को भी भुगतना पड़ता है। लाशें घाटी के मुसलमानों की भी गिरती हैं। माइनॉरिटीज के लोग मारे गए, उसके बाद कोई 40 टीचर्स को पकड़ा गया है, उसके अलावा कोई 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी ये पकड़ दकड़ और ये इतनी सख्ती के बावजूद भी हम लोगों को सिक्योर नहीं कर रहे हैं, लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है? वही जो वाजपेयी जी ने अपनाया। यानी वाजपेयी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, मगर उसके बावजूद उन्होंने एक स्टेट्समैन की तरह ये सोचा कि जम्मू कश्मीर को मुसीबत से निकालने के लिए बातचीत का रास्ता खोलना जरूरी है। उन्होंने बातचीत के रास्ते खोले और आज भी मेरा ये मानना है कि जब तक आप डायलॉग और रिकंसिलिएशन, अभी देखिए चाइना ने हमारे 21 लोग मार दिए, उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। कल उनके साथ तीसरा राउंड भी टॉक्स हो गए, वो भी फेल हो गया, मगर बातचीत चालू है उसके बावजूद। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ भी हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। ब्रिटेन की गोली से मारे जाते हैं, हम वहाँ चले जाते हैं, जाने देते हैं, मगर जब कोई इनकी गोली से, जब अभी पिछले 3 दिन पहले सीआरपीएफ ने एक परवेज को, एक शेड्यूल ट्राइब का गुजर लड़का था, उसको नाके पे वो रुकी नहीं, उसकी गाड़ी उसको मार दिया। मैं वहां जाना चाहती थी, दौरान उकरना, दरवाजे पे ताला। अपने देश से गद्दारी, पाकिस्तान से यारी। आपके मन में भी ये सवाल है ना कि आखिर महबूबा मुफ्ती को जहरीली पॉलिटिक्स से इतनी मोहब्बत क्यों है? आखिर क्यों महबूबा जब भी बोलती हैं देश तोड़ने की बात बोलती हैं? देखिए, यहां आपको समझाते हैं। 1999 में महबूबा के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने यह पार्टी बनाई। सेल्फ रूल के सिद्धांत पर ये पीडीपी जो इनकी पार्टी है ये चलती है। देश और कश्मीर के बजाय ये वोट की फिक्र ज्यादा करती है। सत्ता के लिए कश्मीरी क्षेत्रवाद के समर्थन की इनकी मजबूरी है। कश्मीरी मुसलमानों के वोट बैंक पर इनकी राजनीति टिकी है। जनसमर्थन कम होने से महबूबा मुफ्ती अक्सर परेशान रहती हैं। आपको बता दें, पार्टी के जो सह संस्थापक थे ना पीडीपी के, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया है इनका। पीडीपी के कई आला नेताओं ने पार्टी
छोड़ दिए। समर्थकों को मनाने के लिए जहरीले बयानों का अब पैंतरा बचा है महबूबा मुफ्ती के पास। जी हां, महबूबा की जहरीली पॉलिटिक्स को आपको ग्राउंड जीरो से समझाते हैं। आरिफ बिलाल हमारे साथ इस वक्त यहां जुड़ चुके हैं। यहां जो हमने आकलन किया है आरिफ, कि अब जहरीली बयानबाजी के अलावा महबूबा मुफ्ती के पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि क्या वो नहीं जानती कि ऐसे जहरीले बयानों से वो जन समर्थन जुटा नहीं पा रही हैं। देखिए, महबूबा मुफ्ती को तब न तो भारतीय जनता पार्टी में कोई खराबी नजर आती थी, न सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई खराबी नजर आती थी जब वो बीजेपी के साथ सरकार चला रही थी जम्मू कश्मीर में। लेकिन जो ही उनकी सरकार गिर गई, अब वो देश के खिलाफ भी बोलती हैं, अब वो बीजेपी के खिलाफ भी बोलती है, अब वो झंडे के खिलाफ भी बोलती है, अब वो फोर्सेस के खिलाफ भी बोलती हैं। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने, जिसको हम कहते हैं शी हैज लॉस्ट हर ग्राउंड, उसको वो रिगेन करने की ये लगातार कोशिश कर रही हैं। इस वक्त जो आप ये बयानबाजियां उनकी सुना रहे हैं, दरअसल वो जम्मू के चिनाब वैली जिसको हम कहते हैं, वहां के 5 रोजा दौरे पे हैं, जहां पे वो लोगों को संबोधित कर रही हैं। और पीडीपी का वहां पे उतना ज्यादा असर देखने को हमें पास्ट में भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं वो दोबारा से अपनी साख बनाने की कोशिश कर रही हैं, जिसे हम सॉफ्ट सेपरेटिज्म कहते हैं। पीडीपी पे हमेशा ये इल्जाम लगा है कि साख बनाने की कोशिश कर रही हैं। बेशक वो कामयाब नहीं हो पा रही हैं। आप उनकी पॉलिटिक्स पर नजर रखिएगा। आगे भी जब भी जरूरत होगी आपसे संपर्क करेंगे, महबूबा मुफ्ती के बारे में जानेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महबूबा मुफ्ती के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं, वो लखीमपुर के तिकुनिया पहुंची और वहां मारे गए किसानों की अंतिम अरदास में वो शामिल हुई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखीमपुर में मारे गए किसानों की अरदास में सारे नेता जुटे हैं। अब यहां इसके सियासी मायने ये लगाए जा रहे हैं कि ये जमावड़ा कहीं चुनावी तो नहीं है। कहते हैं कि इतिहास जो है ना, वो पीछा नहीं छोड़ता। और शायद ये बात प्रियंका गांधी को आज जरूर याद आई होगी, जब प्रियंका गांधी लखीमपुर में मारे गए किसानों के अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए तिकुनिया जा रही थी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं बताते हैं आपको। देखिए, रास्ते में प्रियंका गांधी को सिख संगठनों ने काले झंडे दिखाए। पूरी राह में, पूरे रास्ते प्रियंका गांधी 1984 के सिख विरोधी नारों के पोस्टर्स को देखती हुई गई हैं। इतिहास जो है वो पीछा नहीं छोड़ रहा उनका। लखीमपुर की घटना के बाद प्रियंका गांधी की यूपी में कांग्रेस की राजनीति चमकाने की कोशिशें देखिए इन 4 विंडो के जरिए। प्रियंका लखीमपुर जाने की जिद कर लेती हैं। अपनी दादी इंदिरा गांधी को कॉपी करते हुए रात में ही घटनास्थल पर जाने को निकल पड़ती हैं। पुलिस और प्रशासन से तू मैं भी हो जाती है उनकी। सीतापुर के सरकारी गेस्ट हाउस में वो रोक दी जाती हैं, तो वहां पे वो झाड़ू लगाते हुए अपना वीडियो वायरल करवा देती हैं। यह तस्वीर भी आप देख रहे हैं लखनऊ से। लखीमपुर में मारे गए किसानों के परिवार वालों से मिलने वो बहराइच पहुंच जाती हैं। एक तस्वीर ये भी आपके सामने। तो ये 4 तस्वीरें देख करके साफ तौर पर यह नतीजा निकाल सकते हैं आप कि पॉलिटिक्स जो ना कराए वो कम है। लखीमपुर घटना के बाद से किसानों की राजनीति में उतरी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहले राजनीति के एक अलग रंग में थी। प्रियंका गांधी का टेंपल रन जो था वो जारी था। मंदिरों में दर्शन करना, संगम पर स्नान करना, आचमन करना, माथे पर त्रिपुंड तिलक लगाना, जय माता दी के नारे लगाना, यह प्रियंका गांधी का सॉफ्ट हिंदुत्व वाला दांव था। जी हां, यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों को साधने का इसे पैंतरा भी जानकार मानते हैं। ये तस्वीरें देखिए। तो अब तक आपने प्रियंका गांधी की यूपी की राजनीति में कांग्रेस की जमीन तैयार करने की मेहनत देखी है ना। हमने देखा कि लखीमपुर की घटना के बाद कैसे प्रियंका गांधी यूपी की राजनीति की गली गली डगर डगर पहुंची, लखीमपुर के तिकुनिया पहुंची, मारे गए किसानों के अंतिम अरदास में वो शामिल हुई। ये आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं।
प्रियंका के मंच पर वो जब मंच पर बैठने गई तो उन्हें मंच पर बैठने नहीं दिया गया। लेकिन जो है यक्ष प्रश्न वहीं का वहीं है कि मेहनत इतनी, सीटें कितनी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मेहनत तो काफी कर रही हैं प्रियंका गांधी, लेकिन सीटें कितनी आने वाली हैं। ये सवाल आपकी इतनी मेहनत को देख करके प्रियंका जी अब हर कोई पूछ रहा है कि किस तरीके से आपकी मेहनत रंग लाएगी। लोग पूछ रहे हैं कि प्रियंका जी ये मेहनत कैसे रंग लाएगी, क्या ये सीटों में तब्दील होगी या नहीं होगी। आपको बताते हैं कि इतिहास कांग्रेस का जो रहा है, अगर आप देखेंगे प्रियंका गांधी की यूपी की राजनीति में कांग्रेस की जमीन तैयार करने की मेहनत आपने देखी। गली गली डगर डगर वो घूम रही हैं, किस तरीके से किसानों के साथ वो हिंदुत्व के कार्ड को खेलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि मेहनत इतनी, सीटें कितनी। और ये हमारा ही सवाल नहीं है, ये हर पार्टी का सवाल है जो कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। ये जनता का सवाल है कि आपकी भाई सीटें कितनी आने वाली हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के कांग्रेस के जो पुराने नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की मेहनत का फल उसे मिलता नहीं है। आखिर वजह क्या है कि कांग्रेस की मेहनत का फल उसे मिलता नहीं है? क्या लोग समझ जाते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, या फिर वाकई में जनता का मोह भंग हो चुका है कांग्रेस से? हमारे साथ हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी इस वक्त जुड़ रहे हैं। खुर्रम, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अगर हम नजर डालें, कई सालों के नतीजों पर भी नजर डालें, तो कांग्रेस के हाथ कुछ लगा नहीं है। पिछली बार भी एक सीट। अब सवाल ये उठता है कि अगर जानकारों की माने, हम देखें कि किस तरीके के नतीजे वहां से आ रहे हैं, जो चुनाव पूर्व सर्वे बता रहे हैं, 5 से 7 सीटें अब भी जानकार बता रहे हैं कि आ सकती हैं। इतना बुरा हाल कांग्रेस का क्यों है? और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के आला कमान को क्यों ये एहसास नहीं है कि उसकी मेहनत रंग नहीं ला रही, उसे कुछ और करना होगा जनता से जुड़ने के लिए? देखिए अनुराग, सबसे बड़ी दुर्गति अगर कांग्रेस की है और बड़ी वजह ये है तो यही है कि उन्होंने कभी उत्तर प्रदेश पर ध्यान ही नहीं दिया। 10 साल सत्ता में रही यूपीए गवर्नमेंट, लेकिन कभी भी उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण के हिसाब से उन्होंने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। उन्होंने कभी उन चेहरों को जगह नहीं दी जो मेहनत करते थे जमीन पर, उनको जगह दी जिनका मास सपोर्ट नहीं था। ये एक नॉन फैक्ट है और यही वजह थी कि लोग इनसे दूर होते चले गए। आप देखिए किस तरह से लोग दूर होते चले गए। उत्तर प्रदेश के हाल देखिए तो पहले 35 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हो गया। यानी कि आप अपनी जो अमेठी सीट थी वो तक हार गया, वो हारे कौन? राहुल गांधी। अब आइए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव पर तो कभी 2.5 तक नहीं पहुंच पा रही है, और अगर 2.5 तक पहुंचती है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो ये समझ में नहीं कांग्रेस को आ रहा है कि दिक्कत कहाँ है। उनको दिक्कत जब समझ में आई तो प्रियंका यहाँ एक्टिव हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो इतना बड़ा संघर्ष कर सके, जिसके चेहरे पर लोग गौर करना शुरू करें कांग्रेस को लेकर। तो प्रियंका गांधी ही वो चेहरा थी। आप याद करिए, कभी वो अमेठी रायबरेली से बाहर नहीं निकली, और जब बाहर निकली तो पूरे उत्तर प्रदेश में टहलने लगी है। और यही वजह है कि जैसे ही प्रियंका गांधी सड़कों पर निकलती हैं तो पूरे अपोजिशन को पीछे कर देती। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर कांग्रेस बेहतर स्थिति में आती है तो फायदा किसको होगा? वोट किसका काटेंगे? जो जानकार है, जिससे मेरी बात होती है, कई लोग से मेरी बात है तो उन्होंने कहा कि वोट तो वो अपोजिशन ही का काटेंगे, तो फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को होना है। अब कांग्रेस अगर 24 को देखकर ये संघर्ष कर रही है, मेहनत कर रही है, तो बात समझ में आता है। चलिए खुर्रम निजामी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को समस्या समझ में आई तो प्रियंका जो थी वो उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गई, लेकिन उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी क्या रंग लाएगी? क्या ये सीटों में तब्दील होगी? ये भविष्य ही बताएगा। आप नजर रखिएगा कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर, हम आपसे अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। तो फिलहाल वादे के मुताबिक जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है का पहला एडिशन आपने देखा, और हमने कोशिश की कि न केवल आपको खबर बताई जाए बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताई जाए। हैशटैग जागते रहो, हैशटैग जागते रहो, ये याद रखिए। इसे अपने मोबाइल में सेव भी कर लीजिए नोट्स में, क्योंकि आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमें यह बताना कि जागते रहो को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो आप हम तक अपनी बात हैशटैग जागते रहो के जरिए ही पहुंचा सकते हैं। हैशटैग जागते रहो पर जब आप मैसेज करेंगे तो पर्सनली आपके मैसेज को मैं देखूंगा, और जिसका सुझाव मुझे अच्छा लगेगा मैं यहां इस बुलेटिन में लाइव आपके नाम के साथ आपके सुझाव का स्वागत करूंगा। मुझे इंतजार रहेगा हैशटैग जागते रहो पर आपके मैसेजेस का। आज के लिए इतना ही, कल रात 9 बजे फिर मिलेंगे। जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है।